हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा पाठ है 5 उपसर्ग। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मूल शब्द से पहले लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है उपसर्ग किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आप लिख दो नी, धन बल, निर्बल। नी धन बल, निर्बल। बल होता है ताकत, हिम्मत। और अगर इसमें नी उपसर्ग जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, निर्बल, यानी कि कमज़ोर। तो अगर हमने इस शब्द में, बल शब्द में नी उपसर्ग जोड़ा तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, बिल्कुल विपरीत हो गया। इसके बल तो ताकत होती है, निर्बल कमज़ोर, इसका विलोम हो गया। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। हो गया। अब शब्दांश क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना कि शब्दांश होता क्या है। शब्दांश क्या है? शब्द धन अंश, शब्द का अंश यानी एक शब्द का टुकड़ा। जैसे हम देखो उदाहरण ले रहे हैं वार। वार का अर्थ होता है डे, यानी कि दिन। वार कहते, उसके आगे हमने परि शब्दांश लगाया। परि कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई प्रॉपर अर्थ नहीं है परि का। लेकिन अगर ये परिवार शब्द बन जाता है तो अब ये शब्द बन गया, तो शब्द का अंश हो गया ना परि। तो वार का तो अर्थ निकलता है दिन, लेकिन परि का कोई अर्थ नहीं है, वो परि ही होती है। पैरी जिसको बोलते हैं वो परि होती है, बड़ी की मात्रा, ये परि है। तो परिवार यानी कि फैमिली, परिवार, कुटुंब, वंश होता है कुल, और परिवार होता है कुटुंब। ठीक है। तो ये होते हैं शब्दांश, यानी कि शब्द का अंश। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उपसर्ग किसे कहते हैं। सेकंड है हमारा उपसर्ग के भेद, यानी उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। तो हमारे हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। अव्यय आपको पता है किसे कहते हैं? अविकारी शब्द, यानी जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन ना हो, किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, वो होते हैं अव्यय शब्द। अब संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं देखिए। जैसे आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक, भर या पूर्ण। अब अगर हम दान शब्द लें, इसमें दान का अर्थ होता है किसी को कोई चीज़ देना, और इसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया तो आदान। आदान प्रदान शब्द सुना, आदान यानी लेना और प्रदान यानी देना, किसी को प्रदान करना। आजीवन, जीवन, और आजीवन पूर्ण, संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन, हमेशा। जैसे दुर उपसर्ग है, दुर का अर्थ होता है बुरा। दुष्कर्म, कर्म यानी काम, और दुष्कर्म बुरा काम। प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है विरोध, और, हरेक। जैसे प्रतिकूल, कूल का अर्थ होता है किनारा, कूल का होता है किनारा, और प्रतिकूल विपरीत, इसका अर्थ चेंज हो गया, प्रतिकूल यानी विपरीत। तो ऐसे कुछ शब्दांश ऐसे जो शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते, ये थे संस्कृत के उपसर्ग। कुछ है हिंदी का उपसर्ग, जैसे दिया हुआ है हमारा अध, अध यानी आधा। अध पका, पका हुआ पूरी तरह से जो पक चुका हो, बन गया हो, खाने योग्य। और अध पका आधा कच्चा आधा पक्का रह जाए जो।
अधमरा, जो ना मरे और ना जिए, पूरा मरने की हालत में है लेकिन मरा नहीं है वो पूरी तरह से, और ना पूरी तरह से जीवित है, मरने अधमरा है वो, बस कभी भी मर सकता है। उन यानी एक कम, 29, 30 30 को बोलते हैं 29, 29, 39 39 और 40 40, यानी 40 से एक कम 39, 40 से एक कम 39। ओके, नेक्स्ट है हमारे, ये हो गए हिंदी के उपसर्ग। कुछ है हमारे उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में जैसे बेरहित, बे का अर्थ क्या होता है? रहित। बेकाबू, काबू यानी किसी को वश में करना, और बेकाबू जो हमारे वश में ना रहे, जो वश में रहा ही नहीं, बेकाबू हो गया है तो, ठीक है। बद यानी बुरा, बदनाम, नाम किसी की ख्याति यश कीर्ति हो, वो उसका नाम हो कहीं, और बदनाम जब बुरे काम के लिए उसका नाम होता है उसको बदनाम कहते हैं, ठीक है। और किस्मत नसीब होता है, बदकिस्मत बुरा नसीब, बुरी किस्मत जिसको, ठीक है। कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग है, जैसे सब का अर्थ होता है उप, इन सब जज यानी जज के बाद जो होता है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होता है ना भाई, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, और क्या बोलते हो, एक तो राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, तो उप जो होता है वो उपसर्ग ही है, ठीक है। अब कुछ संस्कृत के अव्यय हैं जो कि उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे अधय। अधय शब्द का अर्थ होता है नीचे, ये आपने पढ़ा है संस्कृत। अधोगति, अधय पतन, पतन होता है किसी चीज़ का पतन हो जाना, नष्ट होते जाना, धीरे धीरे वो ख़त्म होना, और अधय पतन थी मतलब पूरी तरह से पतन नहीं हुआ है, कुछ हो गया, कुछ नुकसान हो चुका है उसमें, पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है वो, थोड़ा बहुत हुआ है। अधोमुख, मुंह के बल गिरना जो होता है, अधोमुख। जैसे सत यानी अच्छा, सज्जन, जन मीन्स होता है लोग, और सज्जन महापुरुष लोग जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनको सज्जन बोलते हैं। भाव, कोई भी भाव, और सद्भाव अच्छी भावना, जो सद्भाव अच्छे भाव। सह यानी साथ, और सहोदर, उदर यानी होता है पेट, लेकिन सहोदर होता है सगा भाई, उदर होता है पेट। और सह जब इसमें उपसर्ग जुड़ रहा है तो इसमें सहोदर बनता है, सहोदर का अर्थ होता है सगा भाई, ठीक है। मति होती है बुद्धि, और सहमति, सहमति किसी के पक्ष में अपने विचार प्रकट करना या अपने उसको समर्थन देना, सहमति कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। ये हमारे संस्कृत के जिन शब्दों को या जिन उपसर्गों को मैंने टिक किया है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था उपसर्ग किसे कहते हैं, कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर या उसके आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कोई परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। नंबर 2 आता है उपसर्ग के कितने भेद हैं। तो हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और क्या होता है लास्ट, संस्कृत अव्यय उपसर्ग, यानी कुछ अव्यय शब्द होते हैं संस्कृत के जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद ये बैक एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है। जैसे उऋण, ऋण शब्द होता है, दुर्दिन, इसमें दू भी लिख सकते हो आप, और अगर इसमें विसर्ग आप दू ऐसे लिखो दू तो ये भी सही है, दोनों ही ठीक है। इसके बाद कुछ उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने, ये कुछ मैंने बना दिए हैं सारे, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी आपको जैसा ठीक लगे वो बना सकते हो। बेकिस्मत, बदकिस्मत भी लिख सकते थे इसका, है ना।
अस्थाई, चिर स्थाई भी लिख सकते थे। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ शब्द बना सकते हो। बाकी मैंने बैक एक्सरसाइज कर दी है और ये 2 क्वेश्चन है, ये आप लिख लोगे, मैंने बता भी दिया है। और जिन उपसर्ग शब्दों पर मैंने टिक किया हुआ है ये पेंसिल से, ये सारे आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। आपको ये लेसन समझ आ गया, और फिर भी अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।